प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युतिकी की। तो वैद्युतिकी की परिभाषा आपके सामने है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर तथा गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। यानी जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों और गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे, उसे कंबाइन रूप से वैद्युतिकी कहते हैं। आगे देखेंगे कि वैद्युतिकी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को अगर देखेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। गतिशील वैद्युतिकी, तो गतिशील वैद्युतिकी में देखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। आगे विद्युत आवेश, मेन हेडिंग है आपकी विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश कैसे इसे याद करेंगे? किसी चालक में उपस्थित कोई भी कंडक्टर हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम आवेश कहते हैं। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। याद करना भैया, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आवेश किसी भी वस्तु पर होता है तो वो समान रूप से वितरित होता है, कहीं एक दिशा में नहीं होता है, तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये फार्मूला है Q बराबर NE। इसे आप याद रखेंगे। जिसे भी ये नोट करने हैं वो वीडियो को पॉज कर सकता है, यानी कि रोक करके, और इसे लिख सकता है। बात करेंगे वहीं क्यों बराबर या नहीं फार्मूले की, तो जहाँ पे N चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ये जरूर याद कर लें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और क्यों आवेश है। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, रेशम की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे ही हम जैसे कांच की छड़ ले लेते हैं, ये कांच की छड़ है, ये रेशम है, तो कांच की छड़ से जैसे ही आपस में रेशम से इसको रगड़ देते हैं तो कांच पर से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर चले जाते हैं, और कांच पर जितने इलेक्ट्रॉन कांच से निकल के रेशम पर जाते हैं उतने इकाई वहाँ पे कांच पे धनावेश आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं रेशम पर उतने इकाई रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। यानी कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर धनावेश, और जिस जगह पर आते हैं वहाँ पर ऋणावेश होता है। एक नोट है उसे देखेंगे कि आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, बिना आवेश की कोई भी वस्तु बेकार है। जैसे कोई व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर
लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं, वो व्यक्ति बेकार है। सेम उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ में अगर चार्जिंग नहीं है, अगर आवेश नहीं है, तो उसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आवेश के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। ये तो बात अच्छी है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहले ही हमने कहा, धनावेश और ऋणावेश। धनात्मक आवेश वो आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश वो आवेश होता है किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उसे हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं, यानी उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। या फिर मैं यूं कह लूं कि प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है तो धनावेश कहलाती है। ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बिल्कुल उसके विपरीत है। धनात्मक आवेश का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ऋणात्मक आवेश का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या फिर प्रोटॉनों की कमी हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, यानी उस पर ऋणात्मक आवेश उस वस्तु पर आ जाता है। आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक पदद्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। द्रव्य कहेंगे, मैटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। द्रव्य मीन्स पदार्थ होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कैसे समझते हैं? जैसे ये हमारा परमाणु है, परमाणु नाभिक से मिलकर बना होता है। बीच में जो हम बना रहे हैं ये नाभिक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे बताया गया है आपको कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पे कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित है। प्रोटॉन धनावेशित पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन उदासीन, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यदि परमाणु में धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है तो परमाणु उदासीन हो जाता है। यानी कि जिस भी नाभिक में या जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा, वह वस्तु, वह पदार्थ उदासीन कहलाएगा। आगे बात करेंगे, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, या यूँ कह लें कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का मुक्त प्रवाह होता है उन्हें चालक कहते हैं। चालक यानी कंडक्टर, यानी कि वे पदार्थ जिनमें से आसानी से बिजली प्रवाहित हो जाती है, यानी करंट जिसमें से प्रवाहित हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं चालक। तांबा जिसको कापर कहते हैं क्यूपरम, और लोहा जिसको फेर्रम यानी कि फेरस कहते हैं। तो तांबा हमारा अच्छा चालक है और लोहा भी, लेकिन तांबा सबसे अच्छा। आगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, आवेश प्रवाहित नहीं होते, उन्हें विद्युत रोधी यानी कि बिजली को रोकने वाले या कुचालक कहते हैं, या फिर उसको ही परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। जैसे हम देख रहे हैं कि कांच में करंट फ्लो नहीं होती, प्लास्टिक में फ्लो नहीं होती, लकड़ी में फ्लो नहीं होती, यानी वे पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है उन्हें हम लोग परावैद्युत कहते हैं। आवेश का मात्रक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आवेश का मात्रक कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला याद होगा, I बराबर Q बटे T का। यहाँ से अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो मल्टीप्लाई करें तो Q1 जा Q, और यहाँ IT आएगा, Q इक्वल टू IT। तो यहाँ Q आवेश है, T समय है, I विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। यहीं से निकालें अगर तो धारा का मात्रक एम्पियर होगा और समय का सेकंड होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड। ये मात्रक हो गया। एक है आपका एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, ज़्यादातर पूछा जाता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यही हमें याद करना है। वो भी याद रखना है। देखेंगे कि हमारी पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। वहीं पे एक दूसरी होती है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड होता है। वहीं एक होती है FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड होता है। चलते हैं आगे। कुछ वैल्यूज है जो याद करना है। 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस 6 कूलाम होता है आवेश। 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस 6। 1 नैनो कूलाम में 10 की घात माइनस 9 कूलाम। 1 पिको कूलाम में 10 की घात माइनस 12 कूलाम होते हैं। ये वैल्यू बिल्कुल याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पे वैल्यू काम आएगी। फिर से एक बार बताते हैं। 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस 6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम में 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। 1 पिको कूलाम में 10 की घात माइनस 12 कूलाम। यहाँ पे अब बात करेंगे कि CGS पद्धति, अभी बता रहे थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसमें आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या ESU फ्रैंकलिन होता है। 1 कूलाम में 3 × 10 की घात 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। आवेश का एक अन्य मात्रक फैराड भी होता है। 1 फैराड में 96,500 कूलाम का आवेश होता है। वहीं आवेश की बीमा की बात करेंगे तो M0 L0 T1 A1 होगी। Q बराबर IT। कैसे हम बीमा निकालते हैं? देखो, धारा की बीमा होती है एम्पियर, यानी कि A से व्यक्त करते हैं, और समय टाइम को हम लोग T से व्यक्त करते हैं। तो एक में ही लिखेंगे तो हमारी होगी A और T, या A1 T1 कह सकते हैं। और अगर इस वाले फॉर्म में लिखना है तो फिर M0 L0 T1 A1। समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पे T बराबर 1 सेकंड ले लें, समय यहाँ पे हम 1 सेकंड ले लें, यहाँ पे 1 सेकंड समय ले लें, धारा 1 एम्पियर की हो, तब आवेश कितना होगा? तो यहीं पे परिभाषा दी हुई है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, टाइम 1 सेकंड ले लेंगे, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होगी, तो आवेश का मान कितना आ जाएगा? 1 कूलाम। तो उसमें उत्पन्न आवेश का मान 1 कूलाम होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखें।